हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो मैनवा मैं लेकर आया हूँ वो बाकी सभी से थोड़ा अलग होने वाला है। सोचिए कि आपको एक ऐसी लड़की की देखभाल करनी पड़े जो 12,200 साल पुराने अतीत से समय में यात्रा करके 21वीं सदी में आपके सामने आ गई हो। बिल्कुल सही। इस कहानी में मुख्य पुरुष नायक शूचिंग खुद को ऐसी लड़की की देखभाल करते हुए पाता है जो अचानक उसके सामने कहीं से भी प्रकट हो जाती है और तांग डायनेस्टी के द्वार से आई होती है। शूचिंग की सबसे बड़ी चुनौती इस लड़की को आधुनिक जीवन के तरीके सिखाना है। बेशक उसे समझाना पड़ेगा कि उसे आधी रात को निंजा की तरह इधर उधर क्यों नहीं घूमना चाहिए या हर बार मन होने पर तलवार क्यों नहीं निकालनी चाहिए। ये देखना काफ़ी रोमांचक होगा कि क्या हमारा हीरो इस तांग डायनेस्टी की नायिका को 21वीं सदी की महिला में बदल पाता है या नहीं। कहानी की शुरुआत एक मेट्रोपॉलिटन इलाके में होती है जहां व्यस्त सड़कों पर तेज बारिश हो रही है। भीड़ भाड़ के बीच हमारा हीरो अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास छाता नहीं है। वह दौड़ना शुरू करता है, शरण की तलाश में डॉर्मिटोरी बिल्डिंग में घुसता है और सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ रहा होता है, शूचिंग को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है जब वह एक महिला को देखता है जो अपनी तीव्र नज़रों से सीधे उसकी आत्मा में झांक रही होती है। पूरी तरह घबराकर वह हड़बड़ाता है और पीछे हटते हुए अपने कमरे की चाबी गिरा देता है। वह महिला भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए एक कदम पीछे हट जाती है। शूचिंग उसे बस एक कॉस्प्लेयर समझकर खारिज कर देता है और दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगता है। लेकिन जब वह उसके पहनावे को ध्यान से देखता है तो उसकी असलियत देखकर हैरान रह जाता है। इसके बावजूद वह अपने विचारों को झटक देता है और यह मानकर आगे बढ़ता है कि वह बस एक बेहद डेडिकेटेड कॉस्प्लेयर है। जैसे ही वह अपने कमरे में कदम रखने वाला होता है, वह महिला पीछे से उसे रुकने के लिए पुकारती है। शूचिंग रुकता है, मुड़ता है और कैजुअली बताता है कि यहीं वह रहता है। लड़की थोड़ी डरी हुई लगती है और तुरंत पीछे हटकर सतर्क दूरी बना लेती है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है और सोचता है कि क्या वह इतना खुरदुरा दिखता है कि एक लड़की भी उसे सड़क का कोई रैंडम मोलिस्टर समझ ले। खैर, वह अपने कमरे में चला जाता है। दरवाज़ा बंद करने से पहले वह बाहर एक नज़र डालता है और देखता है कि वह अब भी बाहर खड़ी है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वह अपनी भीगी हुई चप्पलें और शर्ट उतारता है और एक भाप भरा स्नान करने के बाद वह कोला का एक कैन उठाता है और साथ ही कैट फूड का बैग भी, अपनी कैट मेलन को पुकारते हुए। बिल्कुल सही समय पर वह नन्ही फुटबॉल चमकती आंखों के साथ आ जाती है और उत्साह से अपना खाना खाने लगती है। इसी बीच हमारा हीरो भी उस ठंडी कोला को गटकना शुरू करता है, हर घूंट के साथ उस फिजी पागलपन का मजा लेते हुए। वह फिर से बाहर देखता है और पाता है कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ देर बाद वह अपने दरवाजे के पीप होल से देखने का फैसला करता है और हैरानी की बात है कि लड़की अब वहां नहीं होती। सावधानी से दरवाज़ा खोलते हुए वह सोचता है कि शायद वह चली गई है, लेकिन जैसे ही उसका गेट थोड़ा सा खुलता है, वह ठीक उसके दरवाजे के सामने प्रकट हो जाती है। थोड़ा अटपटा महसूस करते हुए वह उसे छाता ऑफर करता है या अगर घर ज़्यादा दूर नहीं है तो उसे घर छोड़ने में मदद की पेशकश करता है। लेकिन लड़की दोनों में से किसी भी विकल्प पर प्रतिक्रिया नहीं देती और इसके बजाय पूछती है कि वे कहाँ हैं। शूचिंग बताता है कि वे पेवोंग रोड पर उसके इलाके में हैं। लड़की एक पल के लिए चुप हो जाती है, समझ नहीं पाती कि क्या उम्मीद करे। फिर वह पूछती है कि वह कौन है। यह एक और ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे हीरो को खुद भी नहीं पता, तो थोड़ी उलझन के साथ वह उसे बताता है कि वह बस एक रैंडम आदमी है। फिर वह उसे अपना छाता देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस साधारण से अम्ब्रेला को ऐसे घूरती है जैसे वह कोई एलियन चीज़ हो। थोड़ी खामोशी के बाद वह खुद को येन क्लैन की मेंबर बताती है और कबूल करती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि वह यहाँ कैसे पहुँची। उसकी यह बात हमारे हीरो को सिर खुजलाने पर मजबूर कर देती है। वह यह सोचता है कि कहीं वह किसी कॉस्प्ले फैंटेसी में फंसी लड़की तो नहीं है। वह थकान से आह भरता है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हुए उसे अंदर आने का इशारा करता है। जैसे ही वह ग्वाडो का नंबर डायल करता है, महिला की आंखें टीवी पर टिक जाती हैं। टीवी पर एक ऐड चलने लगता है और बिना किसी हिचक के वह अपनी तलवार से टीवी को काट देती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है जैसे उसने कोई ब्लैक मैजिक देख लिया हो जिसे तुरंत नष्ट करना ज़रूरी हो। लड़का हैरानी से वहीं खड़ा रह जाता है जबकि गार्ड बैकग्राउंड में आ रही अजीब आवाज़ों के बारे में पूछता है। लड़की खून से भरी आंखों के साथ उसकी ओर मुड़ती है और उसे घूरती है।
हमारा बेखबर हीरो एक शब्द भी बोलने की हालत में नहीं होता और गार्ड अचानक कॉल काट देता है, ये सोचकर कि शायद वह किसी ज़रूरी काम में फंसा है। शुचिंग सिर खुजलाता है, उलझन में उसे देखता है और उससे पूछता है कि वह कहाँ से आई है। इसी बीच महिला जानना चाहती है कि उस अजीब कांच वाली चीज़ के अंदर जो लोग थे, क्या वे मर गए हैं। वह इस बात को लेकर भी उत्सुक होती है कि वह जिन लोगों से अपने ब्रिक पर बात कर रहा था वे कौन थे। उसके पैरों में पहनी हुई स्ट्रॉ सैंडल्स को देखकर लड़का सोचता है कि क्या यह अजीब सी महिला उस फैंसी टीवी को बदलने का खर्च भी उठा पाएगी जिसे उसने अभी काट दिया है। आखिरकार वह उसे शांत करने के लिए हाथ उठाता है, भरोसा दिलाता है कि वह एक अच्छा आदमी है और उसे तलवार नीचे रखने का सुझाव देता है। जब वह टीवी से अपनी तलवार निकाल लेती है तो लड़का उससे उसका नाम और वह कहाँ से है पूछता है। वह तुरंत जवाब देती है कि उसका नाम जांग है और वह यन क्लैन की डिसाइपल है। लड़का उसके इतने कूल नाम की तारीफ करता है और मजाक में पूछता है कि क्या उसका यान क्लान इतना कैश लोडेड है कि वह उसके टूटे टीवी का मुआवजा दे सके। महिला उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि वह गुयन क्लैन जैसे प्रतिष्ठित नाम को कैसे नहीं जानता। लड़का बस सिर हिलाता है और मान लेता है कि उसने कभी उनका नाम नहीं सुना। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है, जैसे वह इस आदमी से नाराज हो गई हो जो उसके क्लैन को भी नहीं पहचानता। उसके तनाव भरे चेहरे को देखकर लड़का फिर से उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी नीयत साफ है और उसे जो भी सवाल पूछना हो पूछने की इजाज़त देता है। महिला झिझकते हुए मान लेती है कि वह बस यंगलन वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहती है। हमारा हीरो अब भी इस यंगलन के बारे में अनजान रहता है। वह उसे याद दिलाता है कि वे जांग सिटी में हैं और पूछता है कि क्या वह इसे जानती है। महिला चुप रहती है। अब हमारा उलझा हुआ हीरो झुंझलाहट में अपना सिर मलने लगता है, क्योंकि वह इस ख्याल को स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह सच में प्राचीन काल से आई हो सकती है। इसलिए वह उससे पूछता है कि उसका एम्परर कौन है। हैरान महिला जोड़ देती है कि उसका एम्परर ऐसा है जिसे हर कोई जानता है। यह सुनकर हमारे हीरो की उलझन और बढ़ जाती है। वह उसे हैरानी से देखती है और सोचती है कि उसे एम्परर के बारे में क्यों नहीं पता। फिर वह उससे पूछती है, क्या यह कय्यून का 16वां साल है? यह सवाल उसे झटका देता है। वह तुरंत रुकता है और अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। वह यह जानकर दंग रह जाता है कि कय्यून के 16वें साल में टैंग डायनेस्टी के 7वें एम्परर का शासन था, जो इस डायनेस्टी का सबसे लंबा शासनकाल था। यह पक्का करने के लिए कि वह सच में अतीत से है, वह उससे पूछता है कि क्या वह लॉन्गजी को जानती है और उस दौर की दूसरी मशहूर हस्तियों का जिक्र करता है। यह सुनकर महिला खुशी से चमक उठती है कि वह यह नाम जानता है और उत्सुकता से पूछती है कि वह उन्हें कहाँ ढूंढ सकती है। घबराई हुई मुस्कान के साथ शुचिंग मजाक में कहता है कि शायद वह उन्हें किसी चाइनीज मोबाइल गेम में ढूंढ ले। तभी एक डिलीवरी मैन दरवाजे से आवाज देता है और महिला तुरंत तलवार पकड़कर घुसपैठिए का सामना करने को तैयार हो जाती है। लड़का भागकर उसके पास जाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह बस फूड डिलीवरी करने आया है, कोई खतरा नहीं है। लेडी जंग पूछती है कि क्या वह आदमी कोई सर्वेंट है, लेकिन हमारा हीरो समझाता है कि यह आदमी सिर्फ खाना डिलीवर करने आया है। जैसे ही वह खाना लेता है, महिला कंफ्यूजन और अमेजमेंट के साथ इस पूरे टेक आउट प्रोसेस को देखती है। फिर लड़का उससे पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है और क्या वह कुछ खाना चाहती है, लेकिन लड़की घबरा कर मना कर देती है। दरवाजे के पास खड़ी होकर वह पूछती है कि यहाँ जिन भी लोगों को उसने देखा है उनके बाल छोटे क्यों हैं, क्या वे सब एग्जाइल्स हैं। हमारा हीरो उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वह खुद डरने लगता है कि कहीं उसने यहाँ पहुँचते ही उन लोगों को देखकर किसी को मार तो नहीं दिया। वह जल्दी से उसे आश्वस्त करती है कि वह बस अंधेरे में छिपी हुई थी। इस तसल्ली के बाद वह खुशी खुशी अपने बर्गर का एक बाइट लेता है, लेकिन तभी लड़की फिर से उसके चेहरे के पास आ जाती है और छोटे बालों के बारे में दोबारा पूछती है। मुंह भरे हुए वह समझाता है कि यह बस लोकल स्टाइल है, कुछ खास नहीं। उसकी नज़र उस जूसी रैप पर टिक जाती है जो मांस और सब्जियों से भरा होता है। वह मुश्किल से खुद को रोक पाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है और दोबारा खाने से मना कर देती है। वह सुझाव देता है कि अगर वह कुछ खाना नहीं चाहती तो सोडा पीकर अपनी प्यास बुझा ले, यह बताते हुए कि यह बहुत स्वीट है और शायद उसने ऐसा पहले कभी नहीं पिया होगा। लेडी जांग गुस्सा हो जाती है। वह खुद को अपमानित महसूस करती है और उस पर उसे नीचा दिखाने का आरोप लगाती है। हमारा हीरो तुरंत साफ करता है कि वह बस उसे कुछ खाने पीने की पेशकश कर रहा था। जैसे जैसे उनकी बहस बढ़ती है, वे एक पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह तकरार करने लगते हैं। इसी झगड़े के बीच हमारा हीरो गलती से अपना कोक कैन गिरा देता है, जो चारों तरफ फैल जाता है।
वह फिजी ड्रिंक फर्श पर बुलबुले छोड़ने लगता है। उस अजीब तरल को सहलते देख लड़की उसे अविश्वास से घूरती है, ये सोचते हुए कि वह उसे यह अजीब काला और घिनौना पदार्थ जबरन पिलाने की कोशिश कर रहा था। बेचारा लड़का घबराकर पसीना बहाने लगता है। वह जोर देकर कहता है कि यह जहरीला नहीं है और कार्बोनेटेड ड्रिंक की कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स प्राचीन समय की लड़की के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। गुस्से में वह हमारे हीरो को नीचे दबा लेती है और आग उगलती आंखों से उसे घूरती है। इससे पहले कि वह उसका सिर काट दे, थोड़ी देर बाद वह खुद उसे पीकर साबित कर देता है कि यह ड्रिंक जहर नहीं है। तब वह थोड़ा शांत होती है। लड़की आखिरकार बात समझ जाती है और हमारा हीरो उससे कहता है कि वह हर बार तलवार निकालना बंद करे, यह बताते हुए कि उसने उसकी बिल्ली मेलन को डरा दिया है। फिर वह उसे देखता है और समझता है कि उसे छुटकारा पाने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला विकल्प था उसे बाहर भेज देना और धोखे से ठंड या भूख से मरने देना, लेकिन वह जानता है कि ऐसा करने पर मामला न्यूज़ में आ जाएगा। दूसरा विकल्प था कॉप्स को कॉल करना, लेकिन उसे डर था कि वह बेकाबू हो सकती है और उन ऑफिसर्स को मार देगी, जिससे उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस यह सोचकर ही उसे सिहरन होने लगती है। तीसरा विकल्प था उस पर नज़र रखना। आखिर वह प्राचीन समय से आई है, वह उससे कुछ दिलचस्प चीज़ें सीख सकता है, लेकिन उसे यह डर भी है कि अगर वह यूं ही तलवार लहराती रही तो वह उसे आधा काट देगी। बाद में पछताने से बेहतर समझकर वह फैसला करता है कि फिलहाल उसे अपने पास रखेगा और देखेगा कि आगे क्या होता है। यह तय करने के बाद वह उसे बर्गर ऑफर करता है। हालांकि सामने रखे ललचाने वाले खाने को देखकर वह साफ तौर पर टेम्प्टेड होती है, फिर भी वह जिद करके मुंह फेर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर यह चीज़ क्या है जो वह पकड़े हुए है। यह साबित करने के लिए कि यह जहरीला नहीं है, वह पहला बाइट लेता है। वह उत्साह से उसे आगे बढ़ने का इशारा करती है। जैसे ही वह खाता है, महिला उसे ध्यान से देखने लगती है। लड़के को एहसास होता है कि शायद यह खाना उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, इसलिए वह राइस बॉल्स बनाने का फैसला करता है, ये सोचते हुए कि उसका प्राचीन पेट बर्गर को ठीक से संभाल नहीं पाएगा। असल में वह बस खुद बर्गर खाने का बहाना बना रहा होता है। उसे पूरा ख़त्म करते देख महिला बेहद चिढ़ जाती है। वह उसे बैठने का इशारा करता है, लेकिन वह सावधानी से पहले सीट को हाथ से दबाकर जांचती है और फिर धीरे से बैठती है। सच मानिए, वह इस अजीब आदमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। भले ही उसने उसे अपना अम्ब्रेला ऑफर किया था, उसका कमरा अजीब चीज़ों से भरा है और वह अजीब खाना खाता है, इसलिए वह सतर्क और सावधान रहने का फैसला करती है। वह इस जगह के बारे में फिर से पूछती है। हमारा हीरो उसे याद दिलाता है कि यह जंक सिटी है। फिर महिला पूछती है कि क्या वह जानता है कि वह घर कैसे लौट सकती है। इस बार जब वह उसे फिर से तलवार की ओर हाथ बढ़ाते देखता है तो हमारा हीरो घबरा जाता है। जवाब देने से पहले वह जोर देकर कहता है कि वह तलवार नीचे रखे। जैसे ही तलवार उसकी नज़र से ओझल होती है, वह गंभीर स्वर में बताता है कि शायद वह वापस नहीं जा पाएगी, क्योंकि वे उसके घर से बहुत दूर हैं। यह सुनकर लड़की चौंक जाती है और तुरंत पूछती है कि वे कितनी दूर है। हमारा हीरो हिचकिचाते हुए बताता है कि यह लगभग 1200 साल दूर है। लड़की पूछती है कि 1200 साल से उसका क्या मतलब है, तो वह समझाता है कि उसके समय से अब तक इतना समय बीत चुका है। लियोंगियान और लूचेन जैसे मशहूर लोग अब सब एंशंट हिस्ट्री बन चुके हैं। वे 1000 साल से भी ज़्यादा पहले मर चुके हैं। यह सुनकर वह पूरी तरह स्तब्ध हो जाती है और सीधे उसे झूठा कह देती है, लेकिन लड़का उससे कहता है कि बस जा, अपने आसपास देखो, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब यह दुनिया अपने ही नियमों पर चलती है। अगर तुम्हें इसकी आदत हो जाए तो यह कूल भी हो सकती है, लेकिन रिस्की भी है। वह अब भी इस बात पर यकीन नहीं करती और अपनी तलवार उसके चेहरे के सामने उठा लेती है। वह शांति से उसे याद दिलाता है कि इस तरह तलवार लहराना कानून के खिलाफ है और उसे जल्दी नियम सीख लेने चाहिए। महिला पूछती है कि वह उसकी मदद करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। लड़का समझाता है कि यह कुछ वैसा ही है जैसे उसने अपनी मोटी बिल्ली मेलन को बाहर की सख्त दुनिया से बचाया था। उसे बस लगा कि उसे मदद करनी चाहिए। लेकिन हमारे हीरो को अपने शब्द थोड़े बेहतर चुनने चाहिए थे, क्योंकि वह फिर से चिढ़ जाती है, ये सोचकर कि वह उसकी तुलना एक बिल्ली से कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह मान लेती है कि वह इतना बुरा आदमी नहीं है। आखिर उसने उसे अंदर आने दिया और खाना भी ऑफर किया, इसलिए वह उससे फिर पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। हमारा हीरो जवाब देता है कि उसके जैसी अजीब प्राचीन लड़की से मिलना हर दिन नहीं होता। वह सच में उसके बारे में क्यूरियस है।
वह यह भी जोड़ता है कि अगर रोल्स उलटे होते तो शायद वह भी जिज्ञासु होती। महिला तुरंत इस बात को खारिज कर देती है। वह कहती है कि अगर हमारे हीरो जैसा कोई अजीब आदमी उसके युग में आ जाता तो चीफ उसे बिना सोचे समझे काट डालता। लड़का उसे याद दिलाता है कि यह युग पीस और लव का है। वह उसे समझाता है कि जब तक वह यहाँ रह रही है उसे कानून का पालन करना होगा, किसी को चोट नहीं पहुंचानी होगी और किसी की चीज़ें नष्ट नहीं करनी होंगी। ये साफ करने के बाद वह उसे चॉइस देता है, या तो वह उसकी मदद ले या फिर बाहर भटकती रहे। मुड़ने से पहले वह आखिरी बार चेतावनी देता है कि सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाए वरना उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। महिला खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाती है। वह समझ नहीं पाती कि क्या करे, क्योंकि वह यहाँ से जा भी नहीं सकती। फिर लड़का कहता है कि अगर वह रहना चाहती है तो वह उसके लिए खाना ऑर्डर कर सकता है, लेकिन उसे अपनी तलवार छोड़नी होगी क्योंकि वह खुद भी अरेस्ट नहीं होना चाहता। कोई और विकल्प ना होने पर वह अनमने मन से अपनी तलवार नीचे फेंक देती है। यह तय हो जाने के बाद लड़का सोचने लगता है कि उसके लिए क्या ऑर्डर किया जाए जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अनफैमिलियर ना हो। वह कुछ देर के लिए मून केक ऑर्डर करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर राइस और बंस का फैसला करता है। वह उसे बताता है कि जब तक खाना आए वह शावर ले ले। महिला, जिसे कुछ भी पता नहीं होता, पूछती है कि वह नहाएगी कहाँ। हमारा हीरो उसे बाथरूम में ले जाता है। इसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह उसे कहता है कि ज़्यादा शॉक्ड ना हो क्योंकि आगे और भी बहुत सरप्राइजेस आने वाले हैं। वह उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब हार्मलेस है। एग्जाम्पल के तौर पर वह उसे शावर दिखाता है। वह उसे एक पपी की तरह क्यूरियोसिटी से देखती है, फिर वह खुद उसे इस्तेमाल करके देखती है और हमारा हीरो उसकी क्यूरियोसिटी को अपने फ़ोन में कैप्चर करने से खुद को रोक नहीं पाता। वह उसे शैम्पू और टॉयलेट जैसे कॉन्सेप्ट से भी परिचित कराता है। इसके बाद वह बाहर इंतज़ार करता है। जब वह नहा रही होती है वह अपने सामान में खोजबीन करता है, उसके पहनने के लिए कुछ ठीक कपड़े ढूंढने की कोशिश में। अनजाने में नॉक करने की कोशिश करते हुए वह बाथरूम डोर खोल देता है, ये समझते हुए कि उसे डोर लॉक करना भी नहीं आता। फिर भी वह उसे बताता है कि उसके पास वुमेन्स क्लोथ्स नहीं है, इसलिए उसे प्रॉपर कपड़ों के आने का इंतज़ार करना होगा। इस बीच वह उसे डोर लॉक करना सिखाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब महिला इस नई दुनिया में अपना पहला शावर एंजॉय कर रही होती है। वह शैम्पू के बबल्स चखने की भी कोशिश करती है, लेकिन तुरंत थूक देती है। इसी बीच हमारा हीरो सोच रहा होता है कि क्या यह सब सच में रियल है। वह उसकी तलवार उठाता है और चमकती हुई ब्लेड को ध्यान से देखता है, यह तय करते हुए कि वह किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएगा कि यह असली है या नहीं। थोड़ी देर बाद लड़की नए कपड़ों में नहाकर बाहर आती है। जब हमारा हीरो किसी और काम में बिजी होता है तो वह पूछती है कि वह क्या लिख रहा है। वह तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन आखिरकार उसे कागज़ पकड़ा देता है। उस पर करंट इश्यूज की लिस्ट होती है जिन पर ध्यान देना है। वह उसे ध्यान से घूरने लगती है। उस लिस्ट में रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं जिन्हें उसे डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। फिर वह अपने मौजूदा कपड़ों की शिकायत करती है। इस पर लड़का कहता है कि वह प्रीटी लग रही है। वह साफ करता है कि वह फ्लर्ट नहीं कर रहा, बस एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, जैसे लोग आमतौर पर देते हैं जब कोई अच्छा दिखता है। फिर भी वह सख्ती से उसे किसी भी फ्लर्टिशियस रिमार्क से दूर रहने को कहती है। अचानक वह उसकी स्ट्रॉ स्लीपर्स नोटिस करता है और उसे उन्हें हटाने के लिए कहता है। वादा करता है कि कल उसे नए दिला देगा। जब वह उसकी क्यूटनेस एडमायर कर रहा होता है तभी दरवाजे पर अचानक नॉक होती है। महिला डर जाती है, लेकिन शूचिंग उसे भरोसा दिलाता है कि वह सिर्फ फूड लेकर आया डिलीवरी बॉय है। सोचते हुए वह खुद को उसे एक वाइल्ड कैट से तुलना करने से रोक नहीं पाता। हमेशा अलर्ट, हमेशा हमला करने को तैयार। प्लास्टिक बैग से खाना निकालने के बाद वह उसे खाना थमा देता है। तभी लेडी चुंग को कुछ याद आता है जो उसका वाइस कैप्टन कहा करता था कि अगर कोई तुम्हारी मुफ्त में मदद कर रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई मकसद होता है। यह सुनकर शूचिंग रोने जैसा फेस बना लेता है, लेकिन फिर वह मुस्कुराती है और उसे बताती है कि उसे लगता है वह सच में एक अच्छा इंसान है। कुछ देर बाद जब वह अपना खाना खत्म कर लेती है तो शाओचिंग उससे बात करने का फैसला करता है। वह शुरुआत करता है यह समझाकर कि वह अब प्रिमिटिव ईरा में नहीं है और उसे अपने बिलीव्स उसी हिसाब से एडजस्ट करने होंगे। वह उसे बताता है कि अगर वह सर्वाइवल के लिए सिर्फ अपनी तलवार पर निर्भर रही और लोगों को मारती रही तो वह खाना खत्म होने से पहले 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। इसलिए वह उसे सलाह देता है कि तलवार से खेलना बंद करे और दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए टीवी का इस्तेमाल करना।
वह यह भी बताता है कि स्मार्टफोन भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। असल में वह उसे यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह यहाँ पूरी तरह सेफ है और कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यह सुनकर लड़की हामी में सिर हिलाती है और हमारा हीरो राहत की सांस लेता है। लेकिन जब बाहर की दुनिया की बात आती है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वह समझाता है कि भले ही यह एक पीसफुल वर्ल्ड है, फिर भी यह उसके लिए डेंजरस हो सकती है। जिज्ञासु होकर लेडी जूंग पूछती है, क्यों? तो हमारा हीरो समझाता है कि वह गलती से किसी को चोट पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर वह तलवार निकालकर किसी रॉयल कास्टल जैसी जगह पर चली जाए तो वे उसे जेल में डाल देंगे। इस दुनिया में भी बाहर यही हाल है। इतना ही नहीं, वह उसे आइडेंटिटी कार्ड की कॉन्सेप्ट भी समझाता है और चेतावनी देता है कि कॉप्स कभी भी इसे देखने के लिए पूछ सकते हैं। इसलिए शाओचिंग सबसे पहले उसके लिए एक आईडी कार्ड बनवाना चाहता है, वरना वह जहां भी जाएगी अलग ही नजर आएगी, क्योंकि वह यहाँ की नहीं है। आईडी कार्ड के बारे में सुनकर महिला पूछती है कि क्या वह यहाँ किसी रिफ्यूजी जैसी है। शाओचिंग उसे बताता है कि यह उससे भी बुरा है, क्योंकि अगर वह पकड़ी गई तो कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस होंगे। महिला डर जाती है, लेकिन शूचिंग उसे शांत करने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वह उसकी मदद करेगा। आखिर 1200 साल पहले के किसी इंसान से मिलना रोज़ की बात तो नहीं है। फिर भी महिला हिचकिचाती रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह उस पर भरोसा कर सकती है और वह बस घर वापस जाना चाहती है। इस पर लड़का बताता है कि उसकी मौजूदा हालत में उसकी मदद करना आसान नहीं होगा और उनका सबसे अच्छा चांस यही है कि वह जितना हो सके कोऑपरेट करे। थोड़ी देर बाद महिला अनमने मन से कोऑपरेट करने के लिए मान जाती है और पूछती है कि उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। शाओचिंग समय बर्बाद नहीं करता और सीधे कहता है, सबसे पहले उस तलवार को फिर कभी मत निकालना। कुछ पल की खामोशी में वे बैठे रहते हैं। तभी लड़की अचानक इधर उधर देखती है और शाओचिंग से पूछती है कि उसकी वाइफ कहाँ है, क्योंकि उसे गॉसिप करने के लिए कोई चाहिए। बेचारा लड़का जितना भी मानने से नफरत करता है, आखिर कह देता है, मैं एक्चुअली अनमैरिड हूँ। यह महिला के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होता है और कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। शाओचिंग जल्दी से उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी उम्र में शादी ना होना नॉर्मल है और उसे अपने स्पेयर रूम में आराम से रहने को कहता है। वह चुपचाप सिर हिलाती है और उसके पीछे पीछे चलती है जब वह उसे वह नया कमरा दिखाता है जहां वह रुकेगी। कमरे के अंदर काफ़ी सामान होता है, लेकिन शाओचिंग जल्दी से सब सहेज देता है और एक इंसान के लिए आराम से जगह बना देता है। साफ है कि महिला इस जगह पर रहने को लेकर ज़्यादा खुश नहीं है, खासकर उसके जैसे किसी विडो के साथ। फिर भी शाओचिंग कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स लाता है और उन्हें उसके नए बेड पर ठीक से बिछा देता है। वह उसे आराम करने के लिए कहता है। वह समझता है कि वह उलझन में होगी और उम्मीद करता है कि जब वे कल उठे तो यह सब एक ड्रीम जैसा लगे। फिर वह कमरे से बाहर निकलता है और जाने से पहले खुद को शाओचिंग के नाम से परिचित कराता है। वह उसे गुड नाइट कहता है और उसे उसके कमरे में अकेला छोड़ देता है। महिला पहले अपनी तलवार वापस रखती है और फिर अपने कोजी बेड पर बैठ जाती है। जैसे ही मिडनाइट होती है, शाओचिंग खुद को जागता हुआ पाता है। पूरे हेक्टिक दिन के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा रेस्टलेस महसूस करता है। सबसे पहले उसे जॉब इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जब वह वापस आया तो बारिश शुरू हो गई। किसी तरह वह घर पहुंचा और फिर एक ऐसी लड़की से मिल गया जो जब चाहे तलवार निकाल लेती है। वह बुदबुदाता है, स्क्रैच दिस, और सो जाता है क्योंकि कल संभालने के लिए बहुत सारा काम है। जब अगला दिन आता है, वह आंखें खोलता है और अपना फ़ोन उठाता है। वह देखता है कि पहले ही 1:08 दोपहर बज चुके हैं। वह झटके से बेड पर उठ बैठता है, उस नट जॉब लेडी को याद करते हुए। वह तुरंत इधर उधर देखता है और जब वह उसे वहीं बैठा देखता है तो उसे आखिरकार एहसास होता है यह सपना नहीं था। वह खुद को संभालता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों उठ गई, जिस पर वह उसे याद दिलाती है कि ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है। फिर वह पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है, जिस पर वह हाँ में जवाब देती है, थोड़ी सी। वह अपने चेस्ट में कुछ ढूंढने लगती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर 2 सिल्वर पीसेस लेकर लौटती है। उसे बताती है कि वह उनसे खाना खरीद सकता है। शूकिंग अपने हाथ में सिल्वर देखकर हैरान हो जाता है। हालांकि उसे पता है कि सिल्वर की ज़्यादा कीमत नहीं होती, लेकिन वह सोचता है कि अगर उसके पास कोई गोल्ड हुआ तो वह उसे कैश में बदलकर शायद उसके लिए आईडी कार्ड बनवाने में मदद कर सकता है। लड़की एक और स्टोन दिखाती है, लेकिन शूचिंग उसे तुरंत उस
उसे रखने के लिए कहता है क्योंकि वह अभी बाहर नहीं जा सकती। वह उसे ध्यान से देखता है, उसकी हाइट और विड्थ का अंदाज़ा लगाता है और वादा करता है कि बाद में उसे कुछ कपड़े खरीदेगा, साथ ही खाना भी लेकर आएगा। इसके बाद वह बाथरूम जाता है, दांत ब्रश करता है और फ्रेश होता है। फिर वह शॉपिंग सेंटर जाता है ताकि उसके लिए कुछ सूटेबल कपड़े चुन सके। कई ऑप्शंस देखने के बाद उसकी नज़र एक खास ड्रेस पर टिक जाती है और वह अटेंडेंट से कहता है कि वह वहीं ले लेगा। ऐसा लगता है कि उसने दूर से कुछ बयाराज देखे, लेकिन वह अकेले उस सेक्शन में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। 1 घंटे की शॉपिंग के बाद वह आखिरकार सब खत्म करता है और अपने खरीदे हुए सामान को देखकर शर्मिंदा महसूस करता है। वो मस कॉस्मेटिक्स पकड़े हुए। फिर वह बुक स्टोर जाता है, कुछ बुक्स लेता है और भीड़ भाड़ वाली सिटी से होकर अपने अपार्टमेंट की ओर लौटता है। बिल्डिंग एंट्रेंस पर पहुंचते ही गार्ड उससे उसकी शॉपिंग के बारे में पूछता है और हमारा लड़का अपने पास मौजूद सारे फेमिनिन सामान को छुपाने की कोशिश करता है। गार्ड उससे कल वाली फ़ोन कॉल के बारे में भी पूछता है और वह बहाना बना देता है कि उसने गलती से रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। जाने से पहले गार्ड उसे एरिया में हाल ही में हुई थेफ्ट्स की वजह से सावधान रहने की चेतावनी देता है। वह सिर हिलाता है और गार्ड को भरोसा दिलाता है कि वह याद रखेगा। जब वह वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वह महिला को वहां खड़ा पाता है। उसकी तलवार लगभग बाहर निकली हुई होती है, किसी भी इंट्रूडर का सिर काटने को तैयार। लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि वह सेफ है और फूड बॉक्स पकड़ा देता है, ये बताते हुए कि वह कुछ एसेंशियल्स भी लाया है। अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वह जिज्ञासा से उसकी ओर देखता है और वह पूछती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह अटपटा सा सोचते हुए जोर से कहता है कि क्या उसे उसे धन्यवाद देना चाहिए और उसे किसी यंग हीरो या डिसेंट गाय जैसा समझना चाहिए या कुछ ऐसा। महिला पूरी तरह समझ ना पाते हुए कि वह क्या कहना चाह रहा है, फिर भी उसे धन्यवाद दे देती है। लगता है उसे यह समझने में वक्त लगेगा कि यह वियर्डो हर समय क्या सोचता रहता है। वे खाना खाने लगते हैं और महिला अपना खाना किसी वाइल्ड एनिमल की तरह निगल जाती है, जो हमारे हीरो को हैरान कर देता है क्योंकि उसके मन में उसके युग की महिलाओं की एक एलिगेंट छवि थी। फिर भी उसे एंजॉय करते देख खुशी होती है। खाने के बाद वह उसके लिए खरीदे गए कपड़े बाहर निकालता है, उसे नए ड्रेसेस और शूज़ दिखाता है। वह और सामान खोजता रहता है और इसी बीच लड़की उस ब्रा को देख लेती है जो वह उसके लिए लाया था। लड़का ऐसे घबरा जाता है जैसे उसकी आत्मा उसके वर्जिन शरीर से बाहर कूद जाएगी और जल्दी से उसे नीचे रखने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह उसे ब्रा पहनने का वीडियो भेजेगा ताकि वह अपने हेडलाइट्स कवर कर सके। शर्मिंदा महसूस करते हुए वह सारा सामान ढेर कर देता है और उसे कहता है कि अब वह खुद ही सब समझ ले। लगता है उसने कुछ काफ़ी दिलचस्प चीज़ें उठा ली हैं। इसके साथ साथ वह कुछ किताबें भी लाया है ताकि वह इस दुनिया और इसकी कल्चर को बेहतर समझ सके। वह तो उसे कंप्यूटर यूज़ करना सिखाने की प्लानिंग भी कर रहा है ताकि वह खुद सीख सके। उसे थकी और बेचैन हालत में देखकर वह सजेस्ट करता है कि वे अगला मूव फिगर आउट करने से पहले वह अच्छी तरह से स्लीप ले लें। लेकिन तभी वह उससे इस दुनिया में उसके स्टेटस के बारे में पूछती है। यह सुनकर वह दोबारा सोचता है और मान लेता है कि वह एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो अभी भी जॉब हंट पर है। ये मज़ेदार है कि अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद वह फिर भी फैंसी कपड़ों और कॉस्मेटिक्स पर पैसा उड़ाता रहता है। तो यहाँ तक कि वह लेडी भी सोचने लगती है कि शायद वह कोई रिच किड है, लेकिन हमारा हीरो तुरंत यह कहकर मना कर देता है कि वह पुअर बैकग्राउंड से है। फिर वह सोचने लगती है कि शायद वह कोई लैंडलॉर्ड या कुछ और होगा। फिर भी वह अपनी किताबों में डूब जाती है। लेकिन जब वह अपने इरा की पुरानी पिक्चर्स देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जब वह सोचती है कि वह वापस घर कैसे जा सकती है, लड़का उसे याद दिलाता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसे वहां कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन उसे पूछता है कि वह यहां तक कैसे पहुंची। लेडी बताती है कि वह हैवी रेन में एक छोटे थीफ का पीछा कर रही थी। जंगल के बीच रास्ता भटक गई और इधर उधर भटकते हुए इन ऊंचे हाउसेस को देख लिया। ये साफ है कि यह आदमी बिल्कुल क्लूलेस है कि उसे घर कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन वह चालाकी से टॉपिक बदल देता है और कहता है कि वापस जाने से पहले उसे इस दुनिया में सरवाइव करना होगा। फिर बिना रुके वह उसकी मिलिट्री रैंकिंग और मार्शल आर्ट्स स्किल्स के बारे में पूछता है। असल में यह लड़का शुरू से ही उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स में इंटरेस्टेड था और लेडी उसे वही एग्जैक्ट आंसर देती है जो उसे पसंद आता है। वह कहती है कि उसका यन क्लैन आसपास का सबसे पावरफुल क्लैन माना जाता है। एक्साइटेड होकर वह पूछता है कि बिना हर्ट हुए वह कितना ऊंचा जंप कर सकती है। लेडी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ती है, बिल्डिंग की 4th फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह वहां से बिना स्क्रैच के कूद सकती है। यह सुनकर उस लड़के की आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। अब वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके सारे फैंसी
फैंसी मूव्स देखने के लिए ईगर। वह मार्शल आर्ट्स स्किल्स के कई नाम बोलने लगता है जो शायद उसने वीडियो गेम्स से सीखे हैं, लेकिन वह सब उसके लिए सिर्फ जिब्रिश है। वह उससे कुंफू के बारे में भी पूछता है और ईगरली उससे सीखने की ऑफ़र देता है, लेकिन लेडी इस ओवर इंथ्यूजियास्टिक लड़के को काम डाउन होने को कहती है। वह कहती है कि वह सीखने की उम्र पार कर चुका है और परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन के बावजूद वह ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। लड़का शांत हो जाता है और पूछता है कि क्या ये मूव्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं या कुछ ऐसा। लेडी चुंग सिर हिलाकर कहती है कि यह मास्टर बनने की बात नहीं है, बस कुछ बेसिक मूव्स हैं बिना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के। फिर वह पोजीशन लेती है और पहला सिंपल मार्शल आर्ट्स मूव दिखाती है जिसमें वेस्ट और ग्राउंड कनेक्शन पर फोकस होता है। वह समझाती है कि मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में टाइम लगता है, धीरे धीरे दिन ब दिन बिल्ड होती है। फिर वह पूछता है कि क्या वह स्टाफ प्रैक्टिस कर सकता है और लिटरली भीख मांगने लगता है। वह उसे याद दिलाती है कि स्टाफ सीखने में कम से कम 3 साल लगेंगे। लड़का सोचता है कि इतने समय में तो वह फुल फ्लेज्ड आर्मी सोल्जर बन सकता है, तो वह मार्शल आर्ट्स छोड़ देता है और उससे सोर्ड टेक्निक्स सिखाने को कहता है। लेडी फिर से उसे रियलिटी में लाती है। वह कहती है कि उसके रिफ्लेक्सेस परफेक्ट करने का समय भी निकल चुका है, क्योंकि अभी उसकी आंखें उसके हाथों का साथ नहीं दे पा रही। आखिरकार वह वॉरियर बनने का आइडिया डस्टबिन में फेंक देता है और बस उससे कपड़े ट्राई करने को कहता है। जैसे ही वह बाथरूम में जाती है वह मौका चूकता नहीं। वह उसकी सोर्ड उठा लेता है और उसे ऐसे घुमाने लगता है जैसे वह खुद निंजा का दूसरा एवेटार हो, लेकिन यह लूज़र ज़्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि सोर्ड उसके प्यूनी मसल्स के लिए बहुत हैवी होती है। लेडी आखिरकार बाथरूम से बाहर आती है और जब वह इडियट उसे देखता है तो वह अपने नए गेटअप में स्मोकिंग हॉट लग रही होती है। कपड़े ऐसे फिट होते हैं जैसे उसके लिए ही बनाए गए हों। वह थोड़ा चलकर भी चेक करती है कि कहीं टाइट तो नहीं है। तभी मिस्टर फॉरगेटफुल को नोटिस होता है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसे रियलाइज होता है कि वह हेयर बैंड खरीदना भूल गया। वह उससे कहता है कि बाल बैंड से बांध ले। जैसे ही वह ऐसा करती है वह और भी हॉट लगने लगती है, एकदम परफेक्ट वाइफ मटेरियल। इमोशन से भरकर वह रोने लगता है। एंशिएंट टाइम से होने की वजह से उसकी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट करने पर उसे बुरा लगता है। वह डिसाइड करता है कि आज रात उसे वॉक पर ले जाएगा और प्रॉपर हेयर टाई खरीदने का प्रॉमिस करता है। वापस घर पर जैसे ही डस्क आता है लड़की अपने रूम से बाहर झांकती है। वह देखती है कि लड़का डेस्क पर बैठा है। वह बाहर आती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह उसे कंप्यूटर समझाने की कोशिश करता है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी की क्रेजी लॉबीज में कैसे ट्रैश टॉक किया जाता है, और उसे वार्न करता है कि अगर वह अपनी सैनिटी बचाना चाहती है तो 4chan से दूर रहे। फिर लड़का पूछता है कि क्या उसे किताबें पढ़ने में मजा आ रहा है। वह मान लेती है कि ज्यादातर बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही हैं, लेकिन वह धीरे धीरे सीख रही है। लड़का उसे इजी लेने को कहता है, रिएश्योर करता है कि कोई हरी नहीं है और याद दिलाता है कि वह पहले से ही ब्रेव और स्मार्ट है। वह जोक करता है कि अगर वह उसकी जगह होता तो शायद लॉस्ट कॉज बन जाता। लेडी चुंग उसे वार्मली देखती है। उसके चीक्स टोमेटो रेड हो जाते हैं। जब वह डेस्क पर चिल कर रहा होता है लेडी फिर से चुपके से उसके पीछे आती है और पूछती है कि क्या उसे काम पर नहीं जाना है। वह श्रग करता है और कहता है कि वह पहले से ही इस दुनिया में पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वह पैसे कमाने की कल्पना करती है तो उसे जॉइंट स्क्रीन घूरता हुआ कोई श्लब नहीं दिखता। हमारा हीरो समझाता है कि वह ऑनलाइन क्विक कैश बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह टेक स्टफ नहीं समझ पाएगी। वह सजेस्ट करता है कि वे बेसिक से शुरू करें। तभी उसके दिमाग में एक ब्राइट आइडिया आता है कि उसे बेसिक चीज़ों से फेमिलियर कैसे कराया जाए। वह उससे उसके चीफ की मार्शल आर्ट्स स्किल्स के बारे में पूछता है। वह जवाब देती है, काफ़ी ज़बरदस्त। तो लड़का कंप्यूटर पर एक वीडियो प्ले करता है और पूछता है कि क्या स्क्रीन पर ये लोग पावरफुल वन इनफ हैं। लेडी की आंखें चमक उठती हैं। जब वह स्क्रीन पर इंटेंस फाइट सीन्स देखती है तो वह उसी इंथुजियाज्म से उसे देखता है और उसकी राय पूछता है। थोड़ी टिमिड आवाज़ में वह मान लेती है कि ऐसे मूव्स उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। सिर्फ इमेजिन करने से ही उसे डर लगने लगता है। फिर वह एक और रिडिकुलस वीडियो चला देता है जहां एक आदमी सिर्फ हथेली से पूरी दीवार तोड़ देता है। ये देखकर वह पूरी तरह टेरिफाइड हो जाती है। कांपते हुए हमारा इडियोटिक हीरो ईगरली पूछता है कि उसे वीडियो कैसा लगा। पेल फेस और डर से भरी आवाज़ में वह पूछती है कि क्या यहाँ हर किसी के पास इतनी मैग्निफिसेंट पावर होती है। तुरंत उसे करेक्ट करते हुए वह रीअश्योर करता है कि यह सब फिक्शनल है और कुछ भी रियल नहीं है। इससे लेडी और गुस्सा हो जाती है और जानना चाहती है कि क्या वह सच बोल रहा है। लड़का फिर से कंफर्म करता है कि जो कुंफू उसने देखा वह सब बुल क्रैप था।
फिर वह समझाता है कि इस दुनिया में लोग अपनी इमेजिनेशन के आधार पर चीज़ें क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए जो मार्शल आर्ट्स उसने दिखाया वह वही है जैसा लोग यहाँ बिलीव करते हैं, भले ही सब कुछ एग्जैजरेटेड हो। लगता है लेडी जुंग अब ये कॉन्सेप्ट समझने लगी है। वह उसे रीअश्योर करता है कि टाइम के साथ वह आर्ट्स और मूवीज सब समझ जाएगी। शुइंग फिर आखिरकार अपना ओरिजिनल सवाल पूछता है, क्या उसके चीफ का कुंग फू अब तक देखी चीज़ों से बेटर है? वह अनिच्छा से मान लेती है कि नहीं। फिर वह फ्लाइंग टेक्निक्स के बारे में पूछता है। वह कंफर्म करती है कि वे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ एक में स्पेशलाइज करते हैं। वह बताती है कि मूवी स्टंट्स कितने अनरियलिस्टिक होते हैं क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ की भी एक लिमिट होती है। लड़का थोड़ा सोचता है, फिर एक और वीडियो चलाता है और पूछता है कि क्या वह यह मूव कर सकती है। वह एक पल सोचती है, अपनी सीट से उठती है और सुपर फास्ट हाथ घुमाने लगती है, ब्लर की तरह मूव करते हुए। शुइंग उसे नेल करते देख टोटली थ्रिल्ड हो जाता है। एक्साइटेड होकर कहता है कि उसने कर लिया। वह उसे बताती है कि जब भी वह सीखना चाहे उसे हिटअप कर सकता है और वह सिखा देगी। यह कहकर वह चली जाती है और हमारा लड़का छोटा सा हैप्पी डांस करने लगता है, शायद किसी दिन वॉरियर बनने के सपने देखते हुए। अपने रूम की ओर जाते हुए वह रास्ते में एक मोटी कैट देखती है, लेकिन वह उस छोटे फरबॉल को इग्नोर कर देती है और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देती है। कमरे के अंदर जाते ही वह डर से एक साई छोड़ती है। रियलाइज़ करती है कि इस दुनिया में भी कोई बिना अल्टीरियर मोटिव्स के नहीं है और हमारा हीरो उसकी मदद सिर्फ मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए कर रहा है। ये नई दुनिया उसे सच में डरा रही है। ये सारी अजीब चीज़ें कोई सेंस नहीं बनाती। फिर वह चौड़ी सीलिंग की ओर देखती है, अपनी सोड उठाती है और प्रैक्टिस शुरू कर देती है। उसके कमरे से आने वाली आवाज़ें हमारे हीरो को क्यूरियस कर देती हैं कि क्या वह नैप नहीं ले रही। थका हुआ महसूस करके वह भी अपने बेड पर गिर जाता है, यह सोचकर कि उसके कमरे के बगल में एक वुमन होना कितना अनबिलीवेबल है। यह थॉट उसे बहुत खुश कर देता है और वह इन्हीं स्वीट ख्यालों के साथ सो जाता है। अचानक हैवी आवाज़ों से उसकी नींद खुलती है। वह बाहर देखता है कि डस्क आ चुका है। फ़ोन चेक करता है और रियलाइज़ करता है कि उसने पूरा दिन सोते हुए बिता दिया। वह तुरंत उठता है और डिसाइड करता है कि लेडी चोंग को बाहर की असली दुनिया दिखाएगा। जैसे ही वह शूज़ पहनती है वह उसे पब्लिक एरियाज़ के डूज एंड डोंट्स समझाता है, जोर देकर कहता है कि उसकी परमिशन के बिना कुछ भी ना करे। सारे रूल्स बताने के बाद वह पूछता है कि क्या उसे सब समझ आ गया, जिस पर वह धीरे से जवाब देती है यस। वह बाहर निकलने से पहले उसकी फ़ोटो लेना भी नहीं भूलता, लेकिन फ़ोटो में उसका प्रिटी फेस ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई मोलेस्टर सड़कों पर पीएस कैप करने का इंतज़ार कर रहा हो। लड़का उसे स्माइल देने को कहता है, लेकिन उसकी फोर्स्ड ग्रिन उसके यूजुअल एक्सप्रेशन से भी बदतर होती है। उसे देखकर वह ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। वह पिक्चर का आइडिया छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि उन्हें निकल जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वह उससे सोड छोड़ने को कहता है क्योंकि वह कोई ट्रबल नहीं चाहता। लेडी जुंग तुरंत मना कर देती है, लेकिन लड़का उसे रीअश्योर करता है कि सड़क पर लोग उतने ही वीक हैं जितना वह खुद है, इसलिए उसे किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेडी अनिच्छा से सोड छोड़ देती है। जब वह वहाँ खड़ी होती है वह एक और फोटो लेने की कोशिश करता है। इस बार उसे एक रियली गुड शॉट मिल जाता है। वह खुशी से कहता है लेट्स गेट गोइंग। जैसे ही वे अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं लड़की घबराहट में चारों ओर देखने लगती है। हमारा हीरो समझाता है कि यह फैमिलीज का रहने वाला नेबरहुड है। वह मेन एंट्रेंस और बाहर की रोड की ओर इशारा करता है और दोनों तरफ की स्टोर्स के बारे में बताता है जहां लोग खाना, कपड़े या जो भी चाहिए खरीद सकते हैं। लेडी जुंग एक स्कूटर पर बैठे आदमी को देखकर इंटिमिडेटेड हो जाती है, शायद सोचती है कि यह कोई मैजिकल राइड है। आगे चलते हुए वे कुछ लोगों को देखते हैं। एक मोटी औरत किसी वजह से लेडी जुंग को तुरंत पहचान लेती है। लड़की लड़के के पीछे छिप जाती है, जबकि औरत जोर देकर कहती है कि उसने उसे पहले देखा है। इसी बीच एक गार्ड पूछता है कि क्या हमारे हीरो ने अपने लिए गर्लफ्रेंड पकड़ ली है। लड़का हंसकर टाल देता है और कहता है कि वह बस फ्रेंड है, लेकिन लगता है यह मोटी लेडी मानने वाली नहीं है। वह तुरंत लेडी जुंग को कल वाली सोड विल्डिंग वुमन के रूप में पहचान लेती है। गार्ड और मोटी औरत उसकी सोड पर चर्चा करने लगते हैं और मोटी लेडी सारी बात डिटेल में बताती है। हमारा हीरो तुरंत बीच में कूदता है और चिल्लाकर कहता है कि यह सिर्फ कॉस्प्ले था, जहां लोग फिक्शनल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बनने का नाटक करते हैं। किस्मत से मोटी लेडी कॉस्प्ले वाली कहानी मान लेती है। हमारा हीरो मौका देखकर युंग का हाथ पकड़ लेता है और जल्दी से वहां से चल देता है। उन्हें साथ साथ चलते देख बूढ़े आदमी को अपना पास्ट याद आ जाता है। जैसे ही वे नजरों से ओझल होते हैं लेडी जुंग अपना हाथ खींच लेती है और चिड़चिड़ी महसूस करने लगती है। वह पूछता है कि क्या उस औरत ने उसे कल देखा था। लड़की इस सवाल पर चुप रहती है। अब लड़का श्योर हो जाता है कि जुंग की उससे स्टेयर्स पर मुलाकात हुई होगी।
फिर भी वे साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेडी तेजी से चलती कार्स देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। लड़का कार्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है और बताता है कि कैसे वे हॉर्स कैरेजेस से इवॉल्व होकर ये रोबस्ट स्पीडी मशीन्स बनी। क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि ये कैसे काम करती हैं, वह मान लेती है कि अंदर कोई घोड़ा फंसा होगा जो हॉर्स पावर दे रहा है। फिर लड़का उसे कैमरास का कंसेप्ट समझाता है, बताता है कि उन्होंने जो मूवीज़ देखी वे इन्हीं डिवाइसेस से फिल्म की गई थीं। वह इशारा करता है कि अगर वह यहाँ मिसबिहेव करेगी तो दूर बैठे लोग भी सीसीटीवी से देख रहे होंगे और उन्हें अरेस्ट करा सकते हैं। इसलिए वह रियश्योर करता है कि जब तक वह ठीक से बिहेव करेगी वह उनका टारगेट नहीं है। लेडी जुंग ज़मीन से कुछ कंकड़ उठाती है। हमारा हीरो तुरंत कहता है कि वह कैमरस को नॉकआउट करने के बारे में सोचे भी नहीं। वह तुरंत रुक जाती है। वह उसे स्टोन्स दूर रखने को कहता है। फिर वह ट्रैफिक लाइट समझाता है, बताता है कि रेड का मतलब स्टॉप और ग्रीन का मतलब रोड क्रॉस करना होता है। मैं यह नरेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे फ्रेंड्स और व्यूअर्स भी सीख सकें। रोड क्रॉस करने के बाद जुंग का ध्यान ब्राइट स्ट्रीट लाइट्स और ग्रोसरी स्टोर्स पर जाता है। हाई स्पीड कार्स भी उसे फैसिनेट करती हैं। चलते चलते लड़का लेडी के लिए एक हेयर रिबन चुनता है, लेकिन जब वह उसके सिर पर क्यूट फर बॉल्स इमेजिन करता है तो रियलाइज़ करता है कि शायद वह सूटेबल नहीं होगा। वह सामने रखी सारी क्यूट स्पार्कली चीज़ें देखते हुए सोचने लगता है। लेडी जुंग यह देख खुश हो जाती है। जब हमारा हीरो पूछता है कि क्या उसे कोई ख़ास रिबन पसंद है तो वह तुरंत यस कहती है। रिबन हाथ में आते ही वह उसे ज़ोर ज़ोर से खींचने लगती है, फिर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करती है और सिर पर लगा लेती है। फिर से क्यूट और ब्यूटीफुल लगते हुए हमारा हीरो उसकी ब्यूटी एडमायर किए बिना नहीं रह पाता। जैसे ही सूरज ढलता है और सिटी जगमगाने लगती है, ये डुओ एक रेस्टोरेंट में जाता है। हमारा हीरो एक्स्ट्रा स्पाइसेस के साथ 2 फ्राइड राइस केक्स और साइड डिश में स्लाइस्ड क्यूकम्बर ऑर्डर करता है। बैठने की जगह ढूंढते हुए लड़का जुंग को बताता है कि यही वह जगह है जहां से उनका सारा खाना आता है। वह इस रेस्टोरेंट पर डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ बेस्ट फूड मिलता है और वह बचपन से इसे एंजॉय करता आया है। अचानक जुंग का मन सामने नाचती वाइब्रेंट लाइट्स में पूरी तरह खो जाता है। वह इतनी लॉस्ट हो जाती है कि जब वेटर उनका खाना लेकर आता है तो वह चौंक जाती है। लड़का खाना शुरू करने का डिसाइड करता है और उसे चॉपस्टिक्स देता है। वह काफ़ी नर्वस लगती है। जब वह अपना लेमन जूस घूंटकती है तो उसे लगता है कि उसे अकेले भटकने न देने का फैसला उसने सही लिया था। वह साफ तौर पर जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत में है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वह स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा सकता है। खाना ख़त्म करने और बिल पे करने के बाद वे रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। ख़ास तौर पर हमारा हीरो काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस करता है। वे वापस होम जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वह पूछता है कि क्या वह अब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही है। वह कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप काउच पर बैठी रहती है। वह उसे रीअश्योर करने की कोशिश करता है, कहता है कि इस दुनिया में रहना इतना भी बुरा नहीं है, ख़ास तौर पर इतने सारे डिलीशियस फूड और जंक फूड मुंह में ठूंसने के लिए। वह उसे बताता है कि जैसे ही उसके पास अपना आईडी कार्ड होगा वह इसे और ज़्यादा एंजॉय कर पाएगी। उसकी रीअश्योरेंसेस के बावजूद वह यहाँ रुकने को लेकर ज़्यादा खुश नहीं लगती। धीरे से कहती है कि वह घर जाना चाहती है, लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि वह घर नहीं जा सकती क्योंकि 1200 साल पहले ही बीत चुके हैं। लगता है उसे रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वह पूछती है कि आइडेंटिटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। लड़का समझाता है कि वह कोई गवर्नमेंट गाय नहीं है जो यह सब हैंडल करे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है। वह उसे रीअश्योर करता है कि वह उसकी मदद करेगा। लड़की थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है और उसके काइंड जेस्चर के लिए आभारी महसूस करती है। इस बार वह उसे प्रॉपरली थैंक करती है और उसे यंग वॉरियर कहकर बुलाती है। लड़का उसी ब्रदरली एनर्जी के साथ जवाब देता है, यह एम्फसाइज करते हुए कि इस दुनिया में आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है और इसके बिना नेविगेट करना मुश्किल है। फिर वह उससे पूछता है कि जो लिस्ट उसने कल दी थी वह कहाँ है। लड़की डस्टबिन की ओर इशारा करती है। लड़का इस एक्शन से डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उससे तुरंत उसे वापस लाने को कहता है। जैसे ही वह पेपर बिन से निकालती है, लेडी पूछती है कि अगर आईडी इश्यू सॉल्व नहीं हुआ तो वे क्या करेंगे। हमारा हीरो बताता है कि तब वह क्रिमिनल मानी जाएगी और वह कुछ नहीं कर पाएगा। आईडी के बिना वह जॉब नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं कर सकती। वह जोर देकर कहता है कि इस दुनिया में आईडी कार्ड ही होली ग्रेल है। लेडी को एक ब्राइट आइडिया आता है। वह पूछती है कि अगर वह पैसे कमा ले और रहने की जगह ढूंढ ले तो क्या आईडी कम इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। लड़का समझाता है कि फिर भी आईडी के बिना वह बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाएगी, जैसे बैंक अकाउंट खोलना, फ़ोन रखना, ऑनलाइन अकाउंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, और यह लिस्ट चलती ही जाती है। फिर वह अपना लैपटॉप खोलता है।
अनरजिस्टर्ड रेजिडेंट सर्टिफिकेट सर्च करता है और साथ ही लेडी जोंग से कहता है कि वह आईडी कार्ड के लिए अथॉरिटीज़ से डायरेक्टली हेल्प मांगे। वह उसे रिंश्योर करता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में वे उसे कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वे उसके साथ नाइसली बिहेव करेंगे। लेडी जोंग तुरंत अपनी सोर्ड की ओर हाथ बढ़ाती है और पूछती है कि क्या वह उसे अथॉरिटीज़ को सौंपने की सोच रहा है। लड़का तुरंत कहता है फॉरगेट इट और पहले पढ़ाई पर फोकस करने को बोलता है। वह सजेस्ट करता है कि वह हिस्ट्री या कुछ ऐसा देखे और मॉडर्न सोसाइटी की बेसिक नॉलेज होने के बाद वह खुद डिसाइड कर सकती है। महिला चुप हो जाती है और विजिबली एंग्शियस और सैड लगने लगती है। वह पूछती है कि क्या उसके यहाँ रहने से उसे कोई प्रॉब्लम है। हमारा हीरो उसे रीअश्योर करता है कि वह जितना चाहे यहाँ क्रैश कर सकती है, लेकिन जोर देकर कहता है कि वह अपनी सोर्ड से फाइट या किल नहीं करेगी। वह प्रॉमिस करता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी कैट वहाँ आ जाती है और लड़के को रियलाइज़ होता है कि इस सारी अफरा तफरी में वह इस फरबॉल को खाना देना लगभग भूल गया था। वह कैट के साथ थोड़ा प्ले करता है और लेडी जोंग से कहता है कि अगर उसके पास करने को कुछ और नहीं है तो वह थोड़ी स्टडिंग कर सकती है। लड़की सिर झुका लेती है और वही करने का डिसाइड करती है। लगता है इंटरनेट पर उसे कुछ खास काम का नहीं मिलता, तो वह अपना फ़ोन चेक करता है और किसी जान पहचान वाले को कॉल करने का डिसाइड करता है। वह अपने बेस्ट फ्रेंड चिन्हाओ को कॉल करने वाला होता है, जो अब एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है। हालांकि उसे पक्का नहीं पता कि उसकी इंटर्नशिप पीरियड खत्म हुई है या चिन्हाओ अब फुल ब्लोन ऑफिसर बन चुका है। चिन्हाओ को टेक्स्ट करते हुए वह सोचता है कि क्या उसे यह मेंशन करना चाहिए कि उसकी मुलाकात 1200 साल पहले की एक लड़की से हुई है, लेकिन वह इसके अगेंस्ट डिसाइड करता है और बिना कुछ रिवील किए अपने दोस्त के साथ मीटिंग फिक्स कर लेता है। खुश महसूस करते हुए लड़का फ्रेश होने के लिए शावर लेने का डिसाइड करता है। स्टीमी बात के बाद वह काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस करता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि लड़की ने अभी तक शावर नहीं लिया है, लेकिन वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अचानक उसे याद आता है कि वह ऑपोजिट जेंडर के किसी के साथ स्पेस शेयर कर रहा है और अगर वह उसे नेकेड घूमते हुए पकड़ ले तो वह सीरियस ट्रबल में फंस जाएगा। अच्छी बात यह है कि कोई उसे नहीं देखता और वह जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद लेडी जोंग सावधानी से अपने रूम से बाहर निकलती है, कपड़े हाथ में लेकर बाथरूम की ओर भागती है और एंशिएंट टाइम्स की तरह रेगुलर तरीके से एक मच नीडेड बाथ के लिए दरवाज़ा तुरंत बंद कर लेती है। क्योंकि वीकेंड है, लड़का एक डिजिटल राइटिंग पैड उठाता है और उसे लिखना सिखाना शुरू करता है। वह पहले से ही ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैरेक्टर्स पढ़ने और उनका प्रोनाउंसिएशन सही करने में अच्छी है, तो अब वह कुछ वर्ड्स लिखने की कोशिश करती है। अचानक मेलन सामने आ जाती है, दोनों का ध्यान खींचते हुए। कैट भूखी लगती है तो लड़का उसे खाना देने का डिसाइड करता है। लेडी जोंग लिखने की प्रैक्टिस करती रहती है और उसे कैट फूड निकालते हुए देखती रहती है। क्यूरियस होकर लेडी जोंग पूछती है कि यह असल में है क्या, जिस पर शूचिंग समझाता है कि यह खास कैट्स के खाने के लिए बना फूड है। लेडी जोंग तुरंत इमेजिन करने लगती है कि ऐसा कैट फूड कैसे बनाया जाता होगा। उसके दिमाग में ऊंचे पेड़ों से लटकी पाउचेस की तस्वीर बन जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और लड़का फूड डिलीवरी लेने के लिए दौड़ता है। वह खाना लेडी को थमाते हुए कहता है कि यह आज रात का उसका डिनर है, क्योंकि वह बाद में उसके आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूछने के लिए अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है। लड़की तुरंत खाने में लग जाती है। हमारा हीरो उसे रीअश्योर करता है कि वह उसे फ़ोन और कंप्यूटर यूज़ करना सिखाएगा ताकि वे टच में रह सकें। जब वह खा रही होती है, लिटिल मेलन भी कुछ खाने की मांग करती है, लेकिन लड़का अपनी कैट को उठा लेता है और उसे याद दिलाता है कि उसे सिर्फ अपना कैट फूड ही खाना चाहिए। क्यूरियस होकर लेडी धीरे से पूछती है कि क्या वह इस कैट को अपने खाने में से कुछ नहीं दे सकती। लड़का सिर हिलाकर समझाता है कि यह खाना कैट्स के लिए हेल्थी नहीं है। यह सुनकर लेडी शॉक हो जाती है। उसका दिमाग एक पल के लिए रुक सा जाता है। अगर यह खाना एनिमल्स के लिए हेल्थी नहीं है तो इंसानों के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। अब उसे उसका बर्गर भी अच्छा स्मेल करता हुआ नहीं लगता। थोड़ी देर बाद वह लेडी जोंग को डिस्कॉर्ड यूज़ करना सिखाता है ताकि वह उसे फ़ोन पर मैसेज कर सके, साफ करते हुए कि कंप्यूटर के अंदर वह खुद छिपा नहीं होगा, बल्कि ट्रांसमिशन वेव्स उसकी आवाज़ उसे पहुंचाएंगी। डॉर्मिटोरी से निकलते हुए वह सिर खुजलाता है और सोचता है कि क्या यह सब सच में ठीक है। आखिरकार बस राइड के बाद वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। उतरते ही वह चारों ओर देखता है और दूरी पर अपने फ्रेंड को बैठा हुआ देखता है, जो उसे हाथ हिला रहा होता है। जब वे आमने सामने मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं। ऑफिसर चिन हाउ हमारे हीरो के लिए कोल्ड बियर डालता है, यह कहते हुए कि यह पहली बार है जब वह उसे बियर सर्व कर रहा है। वे दोनों बैठते हैं और हमारा हीरो अपने फ्रेंड से पूछता है कि वह पुलिस ऑफिसर होकर ड्रिंक कैसे कर सकता है। चिन्हाउ समझाता है कि वह ऑफ ड्यूटी है और कैजुअली ड्रेस है।
यहाँ वह बस एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आया है। फिर लड़का अपना ऑर्डर देता है, ध्यान से उन सारे डिलिशियस आइटम्स को नोट करते हुए जिन्हें वह एंजॉय करने वाला है। वे ग्लासेस टकराते हैं और टोस्ट करते हैं। श्विंग अपने फ्रेंड से पूछता है कि उसकी जॉब कैसी चल रही है और आउटस्टैंडिंग ऑफिसर बनना कैसा लगता है। चिन्हाओ ब्लंटली इसे टेरिबल बताता है और कहता है कि हीरोज वाली सारी बातें नॉनसेंस है। वह बताता है कि कैसे वह अक्सर कपल्स के ट्रिवियल डिस्प्यूट्स में फंस जाता है और नेबरहुड की ओल्ड लेडीज के झगड़े सुलझाता रहता है। उसे शायद ही कभी थीव्स मिलते हैं, बल्कि रोजमर्रा की बकवास से डील करना पड़ता है। लेकिन हमारा हीरो श्विंग ब्राइटर साइड की ओर इशारा करता है, यह कहते हुए कि लोग जनरली खुश होकर जी और काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। भले ही चिन्हाओ को अब अपनी जॉब से नफरत हो, लेकिन बचपन में उसका सपना हमेशा पुलिस ऑफिसर बनने का था। हालांकि वर्जन 6 में पहुंचने के बाद उसकी हाइट बढ़नी बंद हो गई। मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 1.7 मीटर पार न कर पाने की वजह से वह हमारे हीरो की बाहों में खूब रोया था। किस्मत से जब हाइट रिक्वायरमेंट को हाई जंप टेस्ट से रिप्लेस कर दिया गया तो वह रोज प्रैक्टिस करने लगा और आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। लेकिन ट्रिवियल डिस्प्यूट से डील करते करते ऑफिसर इतना थक चुका है कि मजाक में कहता है कि ज़रूरत पड़ी तो वह सोड वाली औरत से भी लड़ लेगा, बस कोई बड़ा शो बनाने के लिए। हमारा हीरो तुरंत उसे ऐसी बातों पर मजाक ना करने को कहता है। अचानक लड़का टॉपिक बदलता है और कैजुअली पूछता है कि अगर कोई होमलेस पर्सन जिसकी मेमोरी चली गई हो, बिना सिटीजनशिप प्रूफ के आईडी कार्ड और काम करना चाहे तो क्या होता है। इस पर ऑफिसर ब्लंटली कहता है कि आईडी कार्ड पाना आसान नहीं है और ऐसा इंसान लाइकली शेडी होता है। ऑफिसर वाली एनर्जी के साथ वह हमारे हीरो से उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पूछता है जिसके बारे में वह बात कर रहा है। लड़का एक कहानी गढ़ने की कोशिश करता है कि उसकी माँ के भाई का एक बेटा है जिसके दोस्त की हालत ऐसी ही है। ऑफिसर उसे बीच में ही रोक देता है, नॉनसेंस बंद करने को कहता है और याद दिलाता है कि आइडेंटिटी प्रूफ के बिना, जैसे डीएनए टेस्ट या कुछ ऐसा आईडी कार्ड नहीं मिल सकता। लड़का और दबाव डालते हुए पूछता है कि अगर वह व्यक्ति अनआइडेंटिफाइड और स्ट्रैंग हो, जैसे कोई होमलेस गाय, तो क्या होगा। ऑफिसर बताता है कि अगर बिहेवियर सस्पिशियस हो तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अपने फ्रेंड की सस्पिशियस नज़र देखकर लड़का जल्दी से कहता है कि उसे ऐसे मत देखो जैसे वह कोई फ्यूजिटिव छिपा रहा हो। वह जोर देता है कि वह यहाँ किसी की आइडेंटिटी कवर अप करने की बात करने नहीं आया है। उसका फ्रेंड मान जाता है और उसे रीअश्योर करता है कि वह उस पर भरोसा करता है। वह सजेस्ट करता है कि उस स्ट्रेंजर से बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है और पर्सन डायरेक्टरी या डीएनए रिकॉर्ड से डिटेल्स वेरीफाई की जा सकती है। कुछ देर बाद उसका फ्रेंड अचानक इरिटेटेड हो जाता है, कॉन्वर्सेशन ड्रॉप करने को कहता है और अपनी बियर खटकने लगता है। लड़का मजाक करता है कि वह सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे कुछ बात करने की ज़रूरत थी, वरना वे मिलते ही नहीं। फिर वह प्लेफुल तरीके से अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि उसे हैंडकफ कर दो, क्योंकि वह एक्सपीरियंस करना चाहता है कि इंटरोगेटेड और कफ्ड होना कैसा लगता है। इस बैंटर के बाद हमारा हीरो फिर से आईडी कार्ड का टॉपिक उठाता है, लेकिन ऑफिसर का जवाब वही रहता है। वह एग्जाम्पल देता है कि अगर नया आईडी लेना इतना आसान होता तो क्रिमिनल्स रोज लोगों को मारकर नई आइडेंटिटी लेकर भाग जाते और नई जिंदगी शुरू कर लेते। वे यूं ही बहस करते रहते हैं और काफ़ी बियर पीने के बाद ऑफिसर पूरी तरह नॉकड आउट हो जाता है। हमारा हीरो उसे जगाने की कोशिश करता है, ओल्ड लेडीज़ के डिस्प्यूट्स सुलझाने की उसकी ड्यूटी याद दिलाते हुए, लेकिन ऑफिसर को बस और बियर चाहिए। तो हमारा हीरो वेटर से कहता है कि और मत लाना। लड़का बिल पे करता है जबकि उसका फ्रेंड अभी भी पूछ जाता है। फिर हमारे हीरो को पता चलता है कि अगर 100 यून खर्च करो तो 50% डिस्काउंट मिलता है। तो वह लेडी जुंग के लिए ढेर सारी फिश लेने का डिसाइड करता है। हिचकी लेते हुए फ्रेंड को गुड बाय कहकर वह अपना टेक आउट उठाता है और वापस होम चला जाता है। हालांकि उसे थोड़ा बुरा लगता है कि उसे कोई लीड नहीं मिली, लेकिन वह ज़्यादा परेशान नहीं होता। घर पहुंचने पर वह लड़की को गहरी नींद में पाता है और उसकी ब्यूटी को एडमायर किए बिना नहीं रह पाता। उसे देखते हुए उसका दिल और दिमाग जैसे शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं और वह अंदर उठती फीलिंग्स को समझ नहीं पाता। लड़की अचानक जाग जाती है। उसे वापस देखकर वह थोड़ी स्टार्टल्ड महसूस करती है। वह उसे लाया हुआ खाना दिखाता है और वह चुपचाप कहती है थैंक्स। सिर्फ सिंपल थैंक यू से सेटिस्फाइड ना होकर लड़का प्लेफुल तरीके से जोर देता है कि वह इसे लाउड एंड क्लियर कहे। शर्माकर लड़की कहती है थैंक यू यंग वॉरियर, जिससे लड़का एग्जैजरेटेड रिएक्शन देता है। कहता है कि यह तो आसान काम था और बस एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे ही वह खाना अनपैक करता है, लड़की पूछती है कि क्या उसने ज़्यादा ड्रिंक की।
वह नो कहता है और उसे एक योगर्ट पैक दिखाता है। उसे पीने से पहले लिक करने को कहता है। वह अपनी जीभ से स्वीट एंड सावर योगर्ट चाटने लगता है और वह भी उसकी नकल करती है। सरप्राइजिंगली वह इसे एंजॉय करने लगती है और सीधे उसमें डूब जाती है। लड़का उसे खाना खत्म करने को कहता है और फूड को ठंडा ना होने देने की सलाह देता है। जैसे ही वह बाथ लेने बाथरूम की ओर जाता है, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। घर लौटने और किसी को अपने इंतजार में देखने की वार्मथ महसूस करते हुए वह नहाता है। नहाने के बाद जब वह बाहर आता है तो लड़की तुरंत उसे देख लेती है। वह पूछता है कि क्या उसने अपने कपड़े चेक किए, जिससे वह पहले कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर उसे वह बरा याद आता है जो वह उसके लिए लाया था। सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही वह बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। जाहिर है यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की मदद से उसे समझने की कोशिश ज़्यादा अच्छी नहीं रही। थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाती है। वह फैंसी ड्रेस पहनने को लेकर नर्वस होती है क्योंकि उसे अपने मूड से मैच करने वाले सादे कपड़ों की आदत है। वह सोचती है कि इस नई ड्रेस में वह कैसी अजीब सी प्रिंसेस लगेगी। वह ब्रा और ड्रेस को बेड पर फैलाती है, नहाती है और ब्लो ड्रायर से अपने बाल सुखाती है। वह उस दयालु यंग मैन की बहुत आभारी होती है जो उसे सब कुछ एडजस्ट करने में मदद कर रहा है, लेकिन वह जानती है कि उस पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ वह बस यहीं तक आ सकती है। अगले दिन की धूप खिड़की से अंदर आती है और लड़की अपनी थकी हुई, नींद से भरी आंखें रगड़ते हुए कमरे से बाहर आती है। लगता है हमारा हीरो जल्दी उठ गया था। इस बार लेडी जोंग उससे पूछती है कि क्या वह सुबह जल्दी काम कर रहा है, जिस पर वह जवाब देता है कि वह बस न्यूज़ देख रहा है। लड़की तुरंत एक ग्लूमी ऑरा में आ जाती है और पूछती है कि क्या वह गवर्नमेंट ऑफिशियल है। लड़का उसे रियश्योर करता है कि वह नहीं है और याद दिलाता है कि अगर वह होता तो उसे अब तक उसका मनचाहा आईडी कार्ड मिल चुका होता। फिर वह पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है और ब्रेकफास्ट खरीदने की ऑफर देता है। पूछता है कि क्या वह साथ चलना चाहेगी। लड़की मना कर देती है और बाथरूम चली जाती है। तो लड़का खुद जाने का फैसला करता है और उसे कहता है कि वह तब तक नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकती है। गुनगुनाते हुए लड़का बाहर निकलता है। ओल्ड गार्ड उसे बुलाता है और लड़का अनिच्छा से पास जाता है, ये देखते हुए कि वहाँ दो और लोग खड़े हैं। एक लेडी पूछती है कि क्या उसने हाल ही में कोई काफ़ी अजीब आवाज़ें सुनी हैं। जिस तरह से वह हमारे हीरो को देख रही होती है, उससे साफ है कि उसे शक है कि वही इन आवाज़ों का सोर्स है। लड़का पूरी तरह क्लूलेस लगता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। वह जोड़ता है कि वह कल रात चैन से सोया था। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि शायद कोई चोरी हुई होगी, लेकिन बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है और कहता है कि शायद जगह हॉन्टेड है। वह बताता है कि उसकी डॉग दूसरी रात किसी चीज़ से इतनी डर गई थी कि वह भौंकी तक नहीं। जब लड़का ओल्ड गार्ड से पूछता है कि क्या उसने कुछ और नोटिस किया, तो बूढ़ा आदमी सिगरेट का एक कश लेता है, धुआं छोड़ता है और मान लेता है कि उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, लेकिन वीडियो फुटेज में कुछ कैप्चर हुआ है। वे सब सर्वेलेंस रूम में इकट्ठा होते हैं जहां बूढ़ा आदमी वीडियो चलाता है। फुटेज में वे कुछ ऐसा देखते हैं जो इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि बस एक ब्लर दिखाई देता है। सब लोग उस मिस्टीरियस क्रीचर को देखकर विजिबली डर जाते हैं और हमारे हीरो के डरने की वजह कुछ और ही होती है। उसे पूरा यकीन होता है कि वह ब्लर असल में लेडी जोंग है। वह फेस पाम करता है। उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रही है और वह खुद जाकर उससे पूछने का फैसला करता है। अब उसे समझ आता है कि थोड़ी देर पहले लेडी जोंग इतनी थकी हुई क्यों लग रही थी। वह शायद रात में अकेले इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रही थी, नई चीज़ें सीखने के लिए। लड़का फिर ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या कल भी ऐसा हुआ था। गार्ड मना करता है और बताता है कि कल रात कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। वह अजीब तरह से हंसता है और गोस्ट वाली आइडिया को एंटरटेन करने लगता है। पास खड़ा गंजा आदमी और मोटी लेडी क्यूरियस हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि भूत आधी रात को खासकर उनकी जगह क्यों घूमेगा। बूढ़ा आदमी किसी चोर के लर्किंग होने की पॉसिबिलिटी पर नज़र रखने का फैसला करता है। आखिरकार लड़का घर लौटता है और बिना टाइम वेस्ट किए उस पर चिल्लाता है कि वह आधी रात को चुपके से बाहर क्यों निकली। वह उसे डिसअपॉइंटमेंट और कंसर्न के मिले जुले भाव से घूरता है। लड़की दबे स्वर में पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वही घूम रही थी। ये सुनकर लड़का और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह फ्रस्ट्रेशन में फेस पाम करता है और उसे हर जगह लगे सीसीटीवी कैमरास के बारे में याद दिलाता है जिन्होंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। लड़की थोड़ी डरी हुई और उसके लिए कंसर्न्ड लगती है। वह जल्दी से बताती है कि उसने मास्क पहन रखा था। राहत की सांस लेते हुए लड़का सोचता है कि जब तक उसका चेहरा छिपा है वे शायद सेफ हैं। वह सख्त लहजे में कहता है कि अब से अगर उसे बाहर जाना है तो उसे साथ लेकर जाना होगा, कोई सोलो ट्रिप्स नहीं। वह जोर देता है कि उसकी सिचुएशन कितनी डेंजरस है ताकि वह यूं ही इधर उधर ना घूमे। लेडी डरते हुए पूछती है कि क्या उसने उसके लिए ट्रबल खड़ी कर दी।
लड़का उसे रियश्योर करता है कि किस्मत से किसी ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया। सबको लगा कि कोई गोस्ट हॉन्ट कर रहा है, लेकिन लगता है लेडी जुंग को हॉन्टिंग का मतलब ही नहीं पता। उसका क्लूलेस चेहरा देखकर लड़का फिर से इरिटेट हो जाता है। वह तुरंत गूगल खोलता है और एंशंट टाइम से फ्यूचर में आने वाले किसी इंसान की मूवी सर्च करने लगता है जो अपनी वाइल्ड बिहेवियर की वजह से ट्रबल में पड़ जाता है। वह दिखाना चाहता है कि अगर वह सावधान नहीं रही तो उसके एक्शंस कितने डेंजरस हो सकते हैं। उसे पूरा यकीन है कि जो सिनारियो उसने इमेजिन किया है वह उसके कैरेक्टर पर परफेक्टली फिट बैठता है। लड़की सहमी हुई लगती है और वादा करती है कि अगर इससे परेशानी होती है तो वह बाहर जाना बंद कर देगी। लड़का उसे शांत होने को कहता है और बाद में टेक आउट ऑर्डर करने का सजेशन देता है। पूछता है कि उसे क्या चाहिए, हैमबर्गर, चिकन रोल या कुछ और। लेडी एक प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब देती है और हेल्थी फूड ऑर्डर करने पर उसे थैंक्स कहती है। लेकिन लड़का उसे टीज करता है और याद दिलाता है कि अगर वह और हेल्थी खाना चाहती है तो कैट फूड भी ट्राई कर सकती है। उनकी प्लेफुल बैंटर के बाद लड़का लॉन्ड्री उठाता है और कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता है। वह उसे समझाता है कि वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। ये देखकर लड़की जल्दी से अपने रूम में जाती है, अपने कपड़े लाती है और लॉन्ड्री रूम में लौटकर उन्हें मशीन में डाल देती है। जब शाओचिंग लॉन्ड्री देख रहा होता है तो उसे उसके कपड़ों में कुछ छुपा हुआ दिखाई देता है। क्यूरियस होकर वह उसे बाहर निकालता है और हवा में उठा लेता है। यह करते ही लड़की पूरी तरह एम्बेरेस्ड हो जाती है। वह झपट कर वह चीज़ उसके हाथ से छीन लेती है और बिना कुछ कहे सीधे अपने रूम में भाग जाती है। लड़का वहीं खड़ा रह जाता है। हैरान होकर उसे समझ आता है कि वह फुट बाइंडिंग है, लेकिन यह बात उसके दिमाग में बैठती ही नहीं, क्योंकि उसने उसे नेबरहुड में इतने आराम से चलते देखा था। अगर उसके पैर बंधे होते तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। वह याद करता है कि जब उसने आखिरी बार उसे जूतों में देखा था तो उसके पैर बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, तो कपड़ों से पैर बांधने का कोई सेंस नहीं बनता। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर वह ऑनलाइन सर्च करने का फैसला करता है। क्या मार्शल आर्ट्स एंथुजियास्ट्स में किसी तरह की फुट बाइंडिंग प्रैक्टिसेस होती है? लेकिन उसके चेहरे से साफ है कि सर्च रिजल्ट्स उसकी उम्मीदों से बिल्कुल मैच नहीं करते। थोड़ा कैजुअल बनते हुए वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके पैर देख सकता है। लड़की तुरंत जिद्दी तरीके से मुंह फुला लेती है और सिर हिलाकर मना कर देती है, पूरी तरह अनकंफर्टेबल। वह पूछता है क्यों, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ साइलेंस मिलती है। और तभी उस क्लूलेस गाय के दिमाग में अचानक उसे समझ आता है वे बाइंडिंग्स उसके पैरों के लिए नहीं बल्कि उसके चेस्ट के लिए थीं। तभी सब क्लियर हो जाता है कि उसने पहले लाए गए अंडरगारमेंट्स क्यों नहीं पहने, और उसने सोचा था शायद उसका चेस्ट पहले से ही काफ़ी बड़ा है। यह रियलाइजेशन होते ही उसकी आत्मा लगभग शरीर से बाहर निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। लड़की उसे गुस्से से घूरती है, सूंझी हुई आंखें, आग उगलती नज़र, जैसे उसका सिर काटने ही वाली हो, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेती है और घूमकर चली जाती है, इस कमज़ोर आदमी को बुरी तरह डराकर, क्योंकि वह पहले से ही नाराज़ होती है। माहौल हल्का करने के लिए वह उसका नाम लेकर अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू कर देता है। गाने के बोल पूरी तरह लेडी जुंग के बारे में होते हैं, उसकी सादी कद काठी, बिना मेकअप की नेचुरल ब्यूटी और सिर से पैर तक उसकी खूबसूरती का जिक्र। वह एक आदमी पर भी गाना गाता है जिसने एक बदसूरत औरत से प्यार किया और उससे 5 बच्चे पैदा किए। वह दावा करता है कि ऐसा सिर्फ काइगा चैट सिग्मा मेल मेंटालिटी वाला आदमी ही कर सकता है और वह खुद भी वैसा बनना चाहता है। लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद लड़की फिर से उस पर चिल्ला देती है। अब वह फाइनली असली काम पर लौटता है। वह उससे कहता है कि वह अंडरगारमेंट्स पहनने के ट्यूटोरियल्स देखे और वह 5 मिनट में वापस आएगा, इस बार कम जोक्स के साथ। ठीक 5 मिनट बाद वह वापस आता है और उसकी प्रोग्रेस चेक करता है, लेकिन उसे देखकर लड़की पूरी तरह डरी हुई लगती है। कांपती आवाज़ में वह पूछती है कि क्या यहाँ सब लोग ऐसे ही रहते हैं। वह कहती है कि ये अंडरगारमेंट्स भले ही कंफर्टेबल लगते हों, लेकिन उसे खुद को हार्लेट जैसा महसूस कराते हैं। लड़का उसे रियश्योर करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कंफर्टेबल महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन लड़की जिद करती है। वह इसे बेशर्मी कहती है। वह उसके नज़रिए को चैलेंज करता है और पूछता है कि इसमें शर्म की बात क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह चुप हो जाती है। लड़का मजाकिया अंदाज में कहता है कि वह पास्ट में अटकी हुई है, क्योंकि मॉडर्न विमेन जो चाहे पहनती हैं। वह ताना मारता है कि अगर आदमी आधा अंडरवेयर पहन सकता है तो औरत भी पहन सकती है, लेकिन वह इसे इमोरल सोच कहकर तुरंत खारिज कर देती है, यह समझकर कि वह उसे मना नहीं सकता। लड़का गियर्स बदलने का फैसला करता है। वह उसे शांत करता है और टॉपिक बदल देता है। वह बताता है कि पढ़ाई और काम के अलावा कंप्यूटर्स गेमिंग के लिए भी बढ़िया होते हैं। वह
वह एपेक्स लेजेंड्स जैसे गेम्स के टॉक्सिक फैन बेस के बारे में वॉर्न करता है और फिर उसे सुपर मारियो जैसे गेम से इंट्रोड्यूस कराता है। पहली बार देखते ही वह जंपिंग प्लम्बर्स की कार्टूनिश दुनिया में पूरी तरह खो जाती है। जब लेडी निप्स्की का स्पीड रन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी होती है, हमारा हीरो चुपचाप खिसक जाता है। वह सोचता है कि उसे अंदर बिजी रखना ही बेहतर है। कुछ देर बाद वह लौटता है और उसका गेम पॉज कर देता है, उसे फाइनल बॉस हराने का तरीका सिखाता है। गेमिंग सेशन के बाद वह खुद थक जाता है और नैप लेने का फैसला करता है, जबकि वह लैपटॉप पर खेलती रहती है। अपने रूम में जाते हुए वह सोचता है कि उस बारिश वाले दिन जॉब ना मिलना कितना लकी था, वरना इंटरव्यू अच्छा जाने के बावजूद 1200 साल पुरानी एंशंट लड़की को संभालना उसे जॉब छोड़ने पर मजबूर कर देता। शाम की पीली रोशनी कमरे में फैलती है। हीरो लेडी के पास लौटता है। वह बाहर खाने का सजेशन देता है और कहता है कि इस बार अच्छे से ड्रेस करे, किसी स्लॉप की तरह नहीं। वह हेयर स्टाइल बदलने की भी सलाह देता है। वह ऑप्शंस देखती है और एक नई ड्रेस में बाहर आती है, मॉडर्न स्टाइल के साथ एडजस्ट करते हुए, शर्माती हुई, हालांकि उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न। लड़का भी शर्मा जाता है उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर, लेकिन जल्दी से उसे ओरिजिनल ड्रेस पहनने को कहता है ताकि पब्लिक अटेंशन ना मिले। यह सुनकर लड़की बेहद चिढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। बाहर निकलते हुए ओल्ड सिक्योरिटी गार्ड मजाक में पूछता है कि क्या वह फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहा है। हीरो साफ करता है कि वे सिर्फ फ्रेंड्स हैं, डेटिंग नहीं। बूढ़ा आदमी बताता है कि उसने गोस्ट से बचने के लिए टेम्पररी टेलिस्मैन लगाए हुए हैं, जब तक उसका महोगनी नहीं आ जाता। जब पूछा जाता है कि क्या वह न्यू ईयर गॉड जैसा दिखता है, शाओचिंग थम्स अप देता है और देर होने की बात कहकर आगे बढ़ जाता है। इस बीच लेडी चुंग अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। अकेले होने पर वह अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाती और धीरे से पूछती है, गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है। वह समझाता है कि गर्लफ्रेंड का मतलब बस एक फीमेल फ्रेंड होता है। उलझन में वह तुरंत पूछती है कि फिर उसने पहले यह क्यों कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। वह उसे पेशेंस रखने को कहता है और बाद में समझाने का वादा करता है। शूचिंग को पूरा यकीन है कि अगर लेडी जुंग को गर्लफ्रेंड का असली मतलब पता चल गया तो वह बैग पैक करके सीधे भाग जाएगी। चलते हुए वह उसे अपने किंगडम की हिस्ट्री के वीडियोस देखने का सुझाव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। कहती है कि अपने पास्ट को याद करना उसके लिए पेनफुल है। चलते हुए लेडी जोंग नोटिस करती है कि यहाँ कर्फ्यूज नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है और मडी पॉटहोल्स भी नहीं है। ये पीसफुल एनवायरनमेंट उसे अनरियल और ड्रीम लाइक लगता है। उनकी वॉक एक टी स्टॉल पर रुकती है, जहाँ शाओचिंग बबल मिल्क टी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर करता है और उसे ट्राई करने को कहता है। वह क्यूरियस होकर देखती है, लेकिन पीने में हेजिटेट करती है। आसपास देखते हुए वह पूछती है कि क्या लोग इस तरह पैसा कमाते हैं और क्या वह भी यह काम सीख सकती है। शाओचिंग जेंटली उसकी उम्मीद तोड़ता है। वह समझाता है कि स्किल्स तो सीख सकती है, लेकिन आईडी कार्ड के बिना पैसा नहीं कमा सकती। चुपचाप चाय पीते हुए वह उसे रीअश्योर करता है कि आइडेंटिटी कार्ड का इश्यू इवेंचुअली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। वह उसे कहता है कि फिलहाल इस पल की चाय एंजॉय करे। पीते हुए वह पूछता है कि क्या यह टेस्टी है, लेकिन उसे पसंद नहीं आती। वह कहती है कि टेस्ट उसके हिसाब से नहीं है और पर्ल्स चबाना मुश्किल है। लड़का तुरंत अग्री करता है, कहता है कि उसे भी यही लगता है और उसे समझ नहीं आता लोग यह पेशाब जैसी चीज़ कैसे पीते हैं। लड़की उसे ठंडी नज़र से देखती है, शायद उसकी टेस्ट क्रिटिसिज्म उसे पसंद नहीं आई। वह जल्दी से उसे रीअश्योर करता है, कहता है कि उसने सोचा लड़कियों को मीठा पसंद होता है इसलिए ऑर्डर किया। उसका खुद का ड्रिंक थोड़ा सावर होता है। वह उसे अपना ड्रिंक ट्राई करने को कहता है। वह सावधानी से स्ट्रॉ से एसआईपी लेती है। स्वाद आते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। लड़का बिना बोले अपना ड्रिंक लेडी चुंग की पर्ल टी से एक्सचेंज कर लेता है और उसे हल्की सी स्माइल देता है, सच में खुश कि उसे पसंद आया। बाहर घूमते हुए लेडी चुंग को कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से ड्रिंक पीने लगती है। खाना खत्म होने के बाद लड़का बेशर्मी से डकार लेता है, पेट भरने का इशारा करते हुए। वह घर लौटने से पहले थोड़ा और घूमने का सुझाव देता है और वे रात के बीचों बीच चमकते शहर में टहलते हैं। अचानक लड़का बस स्टेशन पर रुक जाता है और उसे कहीं अच्छा ले जाने का सुझाव देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।